गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग बच्चा लोग। आवाज आ रही मेरी? एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? कमेंट करके बताओ मेरे भाई, क्या मैं नजर आ रहा हूं? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? चलिए सर स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो कल स्टार्ट हुआ था वो था इलेक्ट्रोस्टैट्स, स्थिर विद्युत की। इसके अंदर हमने, बच्चों जी स्टार्ट कर दूं ना मैं? चलिए सर स्टार्ट। चलिए आइए आइए जल्दी आइए सर, 15-20 सेकेंड रुकता हूं मैं। फास्ट आइए, जल्दी जल्दी आइए बच्चा। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जब मैं क्लास कर रहा हूंगा मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा भाई, तो जब मैं आपसे कहूं तब आप अपना डाउट या अपना कमेंट डाल सकते हैं। उससे पहले आप कमेंट मत डालिएगा, मैं नहीं देख पाऊंगा तो मैं आपकी क्वेरी क्लियर नहीं कर सकता उस समय। टाइम हो गया सर स्टार्ट। वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर। चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रोस्टैट्स। हिंदी वाले बच्चों उस चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत की। कल हमने लास्ट हेडिंग कर रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कल लास्ट हेडिंग जो हम कर रहे थे दैट वाज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। ऐसे ही कुछ लिखा था कल हमने, आवेश का क्वांटीकरण। और जब आवेश का क्वांटीकरण कल हम पढ़ रहे थे तो जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q बराबर में प्लस माइनस NE। इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र जो हमने पढ़ा था दैट वाज Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। और हरेक सिंबल का मतलब, हरेक जो चिन्ह है उसका मतलब आपको मीनिंग लिख के दिया था। अगर ये क्लियर था तो इसके ऊपर आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन, आपके बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ करके मुझे बताइए कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है, कोई वस्तु, ध्यान से सुनना बच्चा, अगर मेरे पास कोई बॉडी, कोई वस्तु है जिसके ऊपर आवेश, जिसके ऊपर आवेश यानी कि चार्ज कितना है मेरे पास, प्लस का 6.4 कूलम, प्लस का 6.4 कूलम, तो आपने मुझे दो चीजें बतानी है। पहला कि इसको इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ या लॉस हुआ। हिंदी में पूछा जाए तो इस वस्तु को, इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त हुआ या हानि। पहला प्रश्न आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स की हानि या लाभ हुआ वो भी आपने बताना है। ये दो चीजें आपको बतानी है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी बोलिए बेटा, जल्दी बताइए। विवेक कुमार, कुमार चाहत, आदेश प्रजापति, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स आर सेइंग देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल मेरे भाई, क्योंकि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तभी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आपको क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन की हानि होगी तो कौन सा चार्ज, कौन सा आवेश, पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन है, इलेक्ट्रॉन का लाभ है, तो हमारे पास कौन सा चार्ज, कौन सा आवेश, नेगेटिव, ऋणात्मक आवेश। आंसर बताएं कितना चार्ज होगा। सनी ने लिखा है 4 × 10 की पावर 23। और कोई भाई आंसर लिखे? सौरभ 4 × 10 की पावर 19। प्रेम राठौर आपने लिखा है -5.5 × 10 की पावर 23। बढ़िया है, आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं। सामने देखते हैं जिसका आंसर सही होगा बढ़िया, जिस बच्चे की थोड़ी बहुत गलती होगी उसको सुधार लेना। क्योंकि Q मेरे को कितना दे रखा है, Q इज गिवन टू बी 6.4। मेरे पास जो यहां पर N है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो मुझे निकालना है। और इसको जब मैं मान लिखता हूं मैग्नीट्यूड, तो मैं माइनस नहीं लगाता, तो मैं सीधा क्या लिखूंगा, 1.6 × 10 की पावर -19। सबको नजर आ रहा होगा, अगर यहां से n निकालूंगा तो 6.4 अपॉन 1.6 × 10 की पावर -19। 1.6 से इसको काटेंगे तो 4, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेगा वो निकलेगा n इक्वल्स टू 4। ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 19। तो जिन बच्चों का आंसर 4 × 10 की पावर 19 निकला
वो बढ़िया आंसर है। जिसकी थोड़ी बहुत गलती वो सुधार लेना, जिसकी थोड़ी बहुत गलती वो सुधार लेना। अभय अपना आंसर एक बार चेक करो बेटा। सनी बिल्कुल ठीक, 10 की पावर 19 आएगा मेरे भाई। अगर बच्चों ने ये कर लिया तो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चल रहा हूं। छोटे छोटे क्वेश्चन आप कॉपी में कर सकते हैं मेरे साथ। अगर ये हमने कर लिया तो थोड़ा सा आगे की तरफ चल रहा हूं। और अगर मैं आगे की तरफ चल रहा हूं तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे पास आएगी, वो हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपके पास ट्रांसफर ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग अपनी कॉपी में लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का स्थानांतरण। ध्यान से देखिएगा, अगर चीज समझ आ जाए तो आगे बढ़ेंगे, इसलिए ठंडे दिमाग से देखना कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज से मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर मेरे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु एक बॉडी ए है और एक वस्तु एक बॉडी बी है। ध्यान से सुनना, आवेश का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ चार्ज से हम क्या समझते हैं कि अगर मेरे पास दो बॉडीज दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए एक ए और एक बी है, और आप इनमें से किसी भी एक से दूसरे को, किसी भी एक बॉडी से एक वस्तु से दूसरी बॉडी दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हो यानी कि ट्रांसफर करते हो, या इलेक्ट्रॉन लेते हो यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचते हो, तो उसे कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, आवेश का स्थानांतरण। उसे कहा जाता है आवेश का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो इसको शॉर्ट में मैं क्या लिखूंगा कि when electrons are moved from one body to another, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है। सिर्फ शॉर्ट में ध्यान रखना है कि ट्रांसफर का मतलब क्या है। अब ये अगर मुझे पता है कि ट्रांसफर का मतलब ये है, तो ट्रांसफर कैसे होता है, स्थानांतरण, तो वो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है आपके पास जिसे हम कहते हैं परमानेंट प्रोसेस, एक होता है परमानेंट प्रोसेस। हिंदी वाले बच्चों आप इसको कहते हो स्थायी प्रक्रिया, इसे हम कहते हैं स्थायी प्रक्रिया। पहले सुनिएगा, आपने पक्की बात है ये पढ़ा हुआ है। और दूसरे को हम लोग कहते हैं टेम्पररी प्रोसेस, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अस्थायी प्रक्रिया। अस्थायी प्रक्रिया। अब टेम्पररी और परमानेंट यानी कि स्थायी और अस्थायी का मतलब आपको पता है कि अगर कोई चीज पक्का पक्का हो रही है, श्योरिटी है कि भाई होगा ही होगा, तो वो है परमानेंट, यानी कि होने के बाद भी वो वहीं पर रहे जहां पर हमने उसको ट्रांसफर किया है, जहां पर स्थानांतरित किया है आवेश को, अगर वो वहीं पर रह जाएगा तो वो परमानेंट यानी कि स्थायी। और अगर मैं ये कहूं कि आपने किसी प्रक्रिया में इस तरीके से आवेश को स्थानांतरित किया है, किसी प्रोसेस में चार्ज को इस तरीके से ट्रांसफर किया है कि अगर मैं किसी एक बॉडी को हटा देता हूं तो दूसरे में से जो चार्ज है आवेश वो अपने आप हट जाए, उसे कहते हैं अस्थायी प्रक्रिया यानी कि टेम्पररी प्रोसेस। और जब क्लास 12th में हम पढ़ते हैं तो हमारे टीचर लोग हमें बताते हैं कि जो अस्थायी प्रोसेस होता है, टेम्पररी प्रोसेस होता है, उसे हम लोग कहते हैं इंडक्शन। उसे हम लोग कहते हैं इंडक्शन में आप लोग कहते हैं प्रेरण। गलत तो नहीं कह रहा सर? टेम्पररी प्रोसेस अस्थायी प्रक्रिया को हम लोग इंडक्शन प्रेरण कहते हैं। और कोई आपसे पूछे कि इंडक्शन या प्रेरण का मतलब क्या होता है, तो ठंडे दिमाग से देखना, ये मेरे दो हाथ आपके सामने दिख रहे होंगे। अगर मैं मानूं कि इस हाथ के ऊपर चार्ज आवेश है, इसके ऊपर चार्ज आवेश है,
और मैं इसको इस दूसरे हाथ के नजदीक लेकर जा रहा हूं जिसके ऊपर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं है, तो जब मैं इसको इसके नजदीक लेकर जाऊंगा पर इनको आपस में टच नहीं करूंगा, इनका भौतिक संपर्क नहीं करूंगा, फिजिकल कांटेक्ट नहीं करूंगा, तो इस हाथ के कारण, इस हाथ की वजह से इस हाथ के ऊपर भी तो एक चार्ज, एक आवेश बनेगा। और वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस जो होता है उसे हम कहते हैं इंडक्शन, प्रेरण। जब एक चार्ज्ड बॉडी की वजह से किसी अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर चार्ज को डेवलप किया जाता है, आवेश को बनाया जाता है। आर यू गेटिंग मी? आपको यह ध्यान रखना है, एक चार्ज्ड बॉडी की वजह से एक अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर अगर चार्ज को डेवलप करोगे पर टच नहीं करोगे, भौतिक संपर्क नहीं है, तो उसे हम कहते हैं इंडक्शन यानी कि प्रेरण। इज इट क्लियर? और अगर ये इंडक्शन, प्रेरण आपके पास है तो इसमें दूसरी चीज याद रखना कि जो आपके पास चार्ज्ड बॉडी का चार्ज है, आवेशित वस्तु का जो चार्ज है, उससे ठीक उल्टा चार्ज, ठीक विपरीत आवेश दूसरी वस्तु के ऊपर बनता है, दूसरी बॉडी के ऊपर डेवलप होता है। यानी कि अगर इस हाथ पे पॉजिटिव है, धनात्मक आवेश है, तो इस हाथ पे कौन सा चार्ज, कौन सा आवेश होगा? ऋणात्मक। कौन सा चार्ज होगा, कौन सा आवेश होगा? ऋणात्मक। इसकी वजह से दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ड्यू टू दिस द टू बॉडीज विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर। द टू बॉडीज विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर। इतना आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ड्यू टू दिस इंडक्शन, प्रेरण के कारण जो फोर्स, जो बल अनुभव किया जाएगा, एक्सपीरियंस किया जाएगा, वो कैसा होगा, वो किस नेचर का होगा? तो बताएं सर, आंसर क्या होगा? अब बोलिए, आपसे पूछ रहा हूं, इंडक्शन की वजह से, प्रेरण के कारण जो बल अनुभव होगा, फोर्स, वो कैसा होगा? व्हाट काइंड ऑफ फोर्स विल बी डेवलप्ड? जल्दी बोलिए सर, वेट कर रहा हूं मैं आपका। बोलो बच्चा, कैसा होगा? दीपेश, रेडिएशन नहीं होगा मेरे बच्चे। ऑपोजिट नेचर तो बता ही दिया मैंने बच्चे की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सौरभ का आंसर ठीक है कि दोनों के बीच में आकर्षण का बल होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं कि जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा बेटा? अट्रैक्टिव। हिंदी वाले भाइयों, हम लिखेंगे जो बल बनेगा इसके अंदर, अनुभव किया जाएगा, वो कौन सा होगा? वो आकर्षण का बल होगा। इतनी छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रेरण, इंडक्शन के अंदर जो फोर्स, बल होगा, वो आपका अट्रैक्टिव होगा, आकर्षण का बल। इतना अगर ध्यान है तो अब इसके ऊपर आ जाओ, परमानेंट के ऊपर, जिसको स्थायी प्रक्रिया कहते हैं। अब इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें दो चीजें होती हैं। इसमें एक था, इसमें दो होता है। एक को कहते हो कंडक्शन, एक को कहते हो कंडक्शन, हिंदी में कहा जाता है चालन, नाम जरूर याद रखना। और दूसरे को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन, यानी कि हिंदी में कहा जाता है घर्षण। हिंदी में कहा जाता है घर्षण। दोबारा सुन लीजिए कि परमानेंट प्रोसेस, स्थायी प्रक्रिया के लिए दो प्रोसेसेस काम करेंगे। वन इज योर कंडक्शन प्रोसेस, दैट इज चालन प्रक्रिया, एंड द अदर वन इज फ्रिक्शन प्रोसेस, घर्षण प्रक्रिया। क्या हम इतना याद रख पाएंगे? और अगर इतना याद रख पाओगे तो एक चीज मेरी तरफ से और याद रख लेना कि जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण, ये हमारे लिए अचालक के अंदर, ये प्रक्रिया जो है वो अचालक के अंदर, नॉन कंडक्टर्स के अंदर होती है, नॉन कंडक्टर्स के अंदर होती है। इज इट क्लियर? और जो चालन होती है, कंडक्शन, वो चालक के अंदर होती है, यानी कि कंडक्टर के अंदर। किसके अंदर बेटा? कंडक्टर के अंदर। इसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है, भौतिक संपर्क पाया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, जो परमानेंट प्रोसेस है, स्थायी प्रक्रिया, वो दो तरह की है। एक कंडक्शन है आपके पास, चालन, दूसरा फ्रिक्शन, जिसे घर्षण कहते हैं। फ्रिक्शन किसमें लगता है? अचालक में, यानी कि नॉन कंडक्टर्स में।
और जो कंडक्शन है वो बेसिकली किसमें लगेगा, वो मूल रूप से जो आपके चालक पदार्थ हैं उनमें लगा जाता है। इज इट क्लियर? अब ध्यान से सुनिए इसके उदाहरण। आपने एक शीशे की छड़ ली, ग्लास का रॉड लिया और उसको आपने एक सिल्क के कपड़े के साथ, सिल्क पता है ना सर, कपड़ा होता है जैसे आपका कॉटन होता है, ऊन का कपड़ा होता है, ऐसे सिल्क का रेशमी कपड़ा बोलते हैं, उसके साथ उसको रगड़ेंगे तो एक में से चार्ज दूसरे के ऊपर जाता है, एक में से चार्ज दूसरे के ऊपर जाता है, हां या ना? तो ये प्रोसेस जो होता है इसको हम कहते हैं भौतिक संपर्क, फिजिकल कांटेक्ट। इसे हम कहते हैं भौतिक संपर्क, फिजिकल कांटेक्ट। अब इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, अपनी कॉपी में अगर नोट करना चाहें तो याद रखिएगा कि परमानेंट प्रोसेस में आपके पास अधिकतर बार सेम चार्ज ट्रांसफर होता है, समान आवेश का स्थानांतरण होता है। सेम चार्ज, समान आवेश। इस हाथ के ऊपर चार्ज है, ध्यान से देखिए, इसके ऊपर चार्ज है, आवेश है, और मैं इसको जाके इससे टच कर रहा हूं, इससे इसको चिपका रहा हूं, तो इसका चार्ज जो है आवेश वो इसके पास जाएगा और वही वाला चार्ज, वही आवेश तो जाएगा, पर था जो इसके ऊपर था वही तो इसके ऊपर जाएगा। तो याद रखिएगा कि समान आवेश इस प्रक्रिया में आपका स्थानांतरित होता है। सेम चार्ज इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इन दिस प्रोसेस, सेम चार्ज इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इन दिस प्रोसेस। आर यू गेटिंग इट? इतना आपको याद रखना है। बोर्ड में इस पे क्वेश्चन नहीं आए हैं, पर यह कंसेप्ट है तो आपको पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट है तो आपको पता होना चाहिए। इफ इट इज क्लियर तो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा हूं, अगर ये क्लियर तो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चल रहा हूं। इसको देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं आप लोग, आगे की तरफ चल रहा हूं। नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर अगली हेडिंग, अब हम क्योंकि गुण पढ़ रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्वांटीकरण के बाद, क्वांटाइजेशन के बाद हमने चार्ज ट्रांसफर, आवेश का स्थानांतरण पढ़ा, और जब यह पढ़ा तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी कॉपी में लिखिए, चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, थोड़ा फास्ट लिखना, कंजर्व्ड क्वांटिटी। आवेश एक संरक्षित राशि है, एक संरक्षित राशि है। अगर मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं, ये वाक्य बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं कोई सिस्टम, कोई निकाय बनाता हूं और उस सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज है, उस निकाय में जो कुल आवेश है, वो हमेशा, वो एवरी टाइम इट विल रिमेन सेम। दोबारा सुन लीजिए, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज विल ऑलवेज रिमेन सेम। एक निकाय में उपस्थित कुल आवेश का मान सदैव नियत रहता है। यहां लिख रहा हूं सर, आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। हिंदी में बोलूं तो क्या बोलूंगा कि किसी निकाय में कुल आवेश सदैव क्या रहता है? सदैव नियत रहता है। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इतना सा आपको ध्यान होना चाहिए। सिर्फ इतना अगर ध्यान कर सकते हो तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, थोड़ा सा आगे चलता हूं, और थोड़ा सा अगर आगे चलता हूं तो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है आपके पास, जिसका नाम आप लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ा होगा कभी आपने। उसे कहते हैं कूलम्स लॉ, उसे कहते हैं कूलम्स लॉ, यानी कि कूलाम का नियम। कूलम्स लॉ यानी कि कूलाम का नियम। नेक्स्ट हेडिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इस चैप्टर का, जिसे आप कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ कहते हैं। इज इट क्लियर? अब आपके लिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रश्न, क्वेश्चन, कि कोई बच्चा मुझे यह बताए कि कूलाम का नियम या कूलम्स लॉ से आप क्या समझते हैं? कूलम्स लॉ से आप क्या समझते हैं? प्रेम राठौर, आप सिर्फ अभी शॉर्ट में लिखिए बेटा,
मैंने आपसे वो कर रखा है कि भाई कमिट की मैं आपको सारा पीडीएफ नोट्स फॉर्म में भेजूंगा, तो दैट इज माय ड्यूटी सर। आप छोटा छोटा लिख सकते हैं ताकि अगर घर में दोबारा उसको चेक करें तो आपको मिल जाए ये चीजें। अब मुझे बताइए कि कूलम्स लॉ से, कूलाम के नियम से हम क्या समझते हैं, जल्दी बताओ बेटा। फोर्स ऑफ टू चार्जेस या फोर्स बिटवीन टू रेस्ट चार्जेस, और कुछ मेरे भाई, कोई और बच्चा कुछ कब बताना चाहे इसके बारे में। अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, बढ़िया सर। देखिए मेरे भाई, कूलम्स लॉ या कूलाम का नियम जो होता है वो कनेक्टेड होता है, वो फोर्सेस के साथ कनेक्टेड होता है, बल के साथ इसका निर्धारित किया जाता है कूलाम के नियम को। पर ये फोर्स किसके बीच में होता है, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये ध्यान रखना है, पॉइंट वर्ड, ये वर्ड आपको याद रखना है। कूलम्स लॉ जो है इट इज कनेक्टेड विद या इट इज एसोसिएटेड विद द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यानी कि बल दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच, ये कूलाम का नियम होता है, ये कूलाम का नियम होता है। दिस इज कूलम्स लॉ। और पॉइंट का मतलब क्या होता है कि साइज ऑफ द चार्ज, जो आपका आवेश है उसका जो आकार है, साइज ऑफ द चार्ज इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी सराउंडिंग्स, एज कंपेयर्ड टू दी सराउंडिंग्स। आपने उतारना नहीं है, सिर्फ देखते रहिए जो मैं लिख रहा हूं। साइज ऑफ द चार्ज, आवेश का जो आकार होता है वो वातावरण के सापेक्ष बहुत छोटा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई फुटबॉल का ग्राउंड है और उस फुटबॉल के ग्राउंड में जाकर मैं आपको बोलूं एक चावल का दाना डाल दो, तो क्या वो चावल का दाना उस फुटबॉल के ग्राउंड के हिसाब से बड़ी चीज है? वो तो बहुत ही छोटी चीज है। ऐसी ही छोटी चीजों को हम पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश कहते हैं। जब निकाय के सापेक्ष, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आपके चार्जेस का साइज, आवेश का जो आकार है वो बहुत छोटा, इट इज वेरी स्मॉल। इज इट क्लियर? तो कूलम ने क्या कहा था, कूलाम ने, उन्होंने कहा था, ध्यान से देखिएगा, कि अगर मेरे पास कोई निकाय है, मेरे पास कोई निकाय है, कोई सिस्टम जिसमें दो बिंदु आवेश, हिंदी वाले बच्चों देखिए ध्यान से, दो बिंदु आवेश उपस्थित हैं, 2 पॉइंट चार्जेस आर प्रेजेंट, 2 पॉइंट चार्जेस आर प्रेजेंट, तो दे विल एक्सपीरियंस a force which may be attractive और रिपल्सिव। पहली चीज ध्यान से सुनिए, अगर किसी निकाय में दो बिंदु आवेश हैं, किसी सिस्टम में दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स डेवलप होगा, और वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। जो बल होगा उसके दोनों के बीच में, वो आपका आकर्षण का बल भी हो सकता है और वो प्रतिकर्षण का बल भी हो सकता है। इतना जरूर याद रखना, पहली चीज जो याद होनी चाहिए। अगली चीज, मान लीजिए ये दो बिंदु आवेश, दो पॉइंट चार्जेस जो हैं वो Q1 और Q2 हैं। क्या है बेटा? Q1 और Q2। मैं डायग्राम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये पहला चार्ज, पहला आवेश, ये दूसरा चार्ज, दूसरा आवेश, इसको पॉइंट A, इसको पॉइंट B, इसका चार्ज, इसका आवेश Q1, इसका चार्ज, इसका आवेश Q2। इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस, दूरी को मैं R ले लूं, अब ये कोई रूल नहीं है कि R लो, आप D लो, अपना नाम लिखो, भारत का नाम लिखो, मुझे कोई मतलब नहीं, पर लिखना है कुछ यहां पर। तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर R है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू इज R, एंड दी टू चार्जेस, दोनों आवेश Q1 और Q2 हैं, तो जो फोर्स डेवलप होगा, जो बल इन दोनों के बीच में उत्पन्न होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के गुणन के।
द फोर्स डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। एम आई करेक्ट? आर यू गेटिंग इट बेटा? आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं कि दो आवेशों के बीच में जो बल उत्पन्न होगा, द फोर्स डेवलप्ड बिटवीन टू चार्जेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन पहला समीकरण, इसको सेकंड इक्वेशन दूसरा समीकरण लिखूं बेटा, तो क्या मैं इन दोनों को जोड़कर, ध्यान से देखना, समानुपाती प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर लिख सकता हूं? दोबारा देखिए, इन दोनों को जोड़कर क्या मैं ये लिख सकता हूं? पक्का लिख सकता हूं ना ये मैं? और अगर ये पक्का मैं लिख सकता हूं तो मैथ्स और फिजिक्स में इस चिन्ह से, इस सिंबल से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है, तो हम इसको इक्वल में, बराबरी में इसको परिवर्तित करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हो आपको पता होगा कि हम एक नियत राशि, एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको के कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? के। तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है मेरे भाई? प्लीज कमेंट करके बताएं कि यहां तक क्लियर है या नहीं। अविंदर बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, सही लिखा है आपने। अगर आप करते जाओगे तो बहुत मजे आएंगे सर फिजिक्स पढ़ने में, आई कैन गारंटी दिस। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। चल सकता हूं बेटा थोड़ा सा आगे? अगर मैं थोड़ा सा आगे चल सकता हूं तो यहां मेरे पास जगह शॉर्ट है, यहां तक आपने लिख लिया, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं बेटा, थोड़ा सा आगे। इसको ध्यान से देखना, इसको। तो मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं बच्चा, और थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो मैंने लास्ट हेडिंग क्या लिखी थी? मैंने लिखा था F बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही लिखा था सर। अब साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोगों ने इस पे प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट करे, और बाद में इस के की एक वैल्यू निकाली, इसका एक मान निकाला, और इसका एक फॉर्मूला बताया, सूत्र बताया, जो किसके बराबर होता है? के बराबर में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, के बराबर में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? इस एप्सिलॉन को साइंटिस्टों ने बोला परमिटिविटी। अभी हिंदी में बोलता हूं बेटा, इस एप्सिलॉन को बोला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम इसको कहते हैं विद्युतशीलता। किसकी? निर्वात की। दोबारा सुनिए ध्यान से, साइंटिस्टों ने जब एक्सपेरिमेंट किया, इस पे प्रयोग करते गए, तो उन्होंने इसकी एक फॉर्मूला, एक सूत्र निकाला, और इसका एक मान मैंने अभी लिखा नहीं है, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले पे काम करने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि बच्चा लोगों को ये क्लियर हो जाए, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने के इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन लिख के दिया है, तो ये एप्सिलॉन क्या होता है? इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप लोग इसको वैक्यूम भी कहते हैं। इज इट क्लियर? हम तो एयर के लिए भी ये लेते हैं, वायु के लिए भी ये लेते हैं। रीजन क्या होता है कि वायु का जो घनत्व है, डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी स्मॉल, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दिस। इज इट क्लियर? हिंदी में कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब मुझसे कई बच्चे पूछेंगे कि परमिटिविटी, विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम। इंग्लिश में बोल रहा हूं सर, परमिटिविटी का मतलब इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अलाउ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हम फोर्स के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो वो फोर्स देख लीजिए, उनको दर्शाने के लिए अभी हम आगे ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस। तो वो बोल रहे हैं कि किसी मीडियम की एबिलिटी जिससे वो अपने में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने दे, एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अलाउ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इटसेल्फ, टू पास थ्रू इटसेल्फ। आपको ये ध्यान होना चाहिए, डेफिनेशन नहीं आती सर ऐसी पेपर में, पर अपनी नॉलेज के लिए एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए।
हिंदी में अगर पूछे विद्युतशीलता क्या होती है तो हम क्या बोलते हैं? माध्यम का वह गुण, बच्चों ध्यान से सुनिए, माध्यम का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं में से, स्वयं मतलब अपने में से, विद्युत बल रेखाओं को गुजरने दे। जैसे छन्नी में से चाय छानते हो, पानी, नींबू पानी छानते हैं ताकि नींबू के रेशे ऊपर रह जाएं और साफ पानी नीचे आ जाए। जैसे हम आरओ के अंदर मेम्ब्रेन लगाते हैं, मेम्ब्रेन क्यों? ताकि गंदगी ऊपर रह जाए, साफ पानी नीचे आ जाए। तो वो एक आपके पास माध्यम है, मीडियम। ऐसे ही ये जो परमिटिविटी है, ये आपके पास गुण है, कैरेक्टरिस्टिक है। किसका? एक माध्यम, एक मीडियम का, जिसकी वजह से, जिसके कारण वो अपने में से क्या करेगा? विद्युत बल रेखाओं को गुजरने देगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने देगा। इज इट क्लियर? तो ये जो एप्सिलॉन नॉट था, ये किसके लिए था? निर्वात के लिए। किसके लिए था? निर्वात के लिए। अगर ये कोई और माध्यम होता, एनी अदर मीडियम, ध्यान से सुनना, एनी अदर मीडियम होता, कोई दूसरा माध्यम होता, कोई दूसरा माध्यम होता, तो तब हम इसको खाली क्या लिखते? एप्सिलॉन। तब हम इसको नॉट नहीं लगाते, एप्सिलॉन लिखते, एप्सिलॉन नॉट नहीं बोलता फिर मैं। क्लियर बेटा? अब ध्यान से देखिएगा, ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी एक वैल्यू होती है जो बच्चों को पता है, 8.854 इंटू 10 की पावर -12। इतना याद रहेगा आपको, दोबारा से बोल रहा हूं, 8.854 इंटू 10 की पावर -12। और k की वैल्यू कितनी होती है? वो आपके पास होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। 9 इंटू 10 की पावर 9। अब बच्चे बोलेंगे बिना यूनिट के क्यों लिखा है? तो लिख रहा हूं बेटा इसका मात्रक। अगर मैं k को 9 इंटू 10 की पावर 9 लिखूंगा तो इसका मात्रक क्या होगा? वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसके लिए उल्टा लिखना पड़ेगा, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको ये पता होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? समझ आ रही है मेरा बच्चा? जल्दी बोलो बेटा। बहुत बढ़िया पीयूष चतुर्वेदी। चंद्रशेखर जी आप बोल रहे हैं के को कैलकुलेट करके दिखाओ प्लीज। सर आप के को कैलकुलेट कर सकते हो मेरे बच्चे। आपने चार्जेस की वैल्यू रखनी है, चार्ज की वैल्यू रख लो, डिस्टेंस उनके बीच में 1 मीटर रख लो। आपके पास जो आंसर आएगा फोर्स का, वही आंसर इसका होगा। ठीक है सर? आर यू गेटिंग इट? चलिए मेरे भाई थोड़ा सा आगे जा रहा हूं। अगर मैं इस फॉर्मूले को अब लिखने की कोशिश करूं तो क्या मैं अब लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा कूलम्स लॉ, इसे कहते हैं कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ। इज इट क्लियर? इसके बारे में आगे और बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न, छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास 2 चार्ज हैं, 2 आवेश हैं, कौन कौन से हैं सर? एक +5 कूलम है, 5 कूलम, और एक मेरे पास है +2 कूलम। एक है +2 कूलम, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने रखा 1 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी को 1 मीटर रखा। तो मुझे बताइए कि फोर्स कितना होगा और उसका नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगी। फास्ट मेरे बच्चे, 2-2 चीजें पूछ रहा हूं हर क्वेश्चन में, ताकि किसी क्वेश्चन को करने के आपको दोनों तरीके आने चाहिए। देख लीजिए क्वेश्चन, वी आर हैविंग 2 चार्जेस +5 कूलम एंड +2 कूलम which are being separated by a distance of 1 meter. You have to calculate the magnitude, उसका मान निकालना है, और दूसरा उसका नेचर, उसकी प्रकृति बतानी है। फास्ट। सचिन का 90 इंटू 10 की पावर 9, मुकुल का k/10, मुकुल k की टर्म्स में भी निकाल सकते हो, बढ़िया मेरे बच्चे, पर k/10 होगा ये मुझे पता नहीं बेटा। आदर्श आपका आंसर है 10k, दिस माइट बी राइट आंसर। मोहम्मद कैफ सलमानी जी आपका आंसर ठीक है बेटा।
बढ़िया, ये तो आपने लिखा, पर ये तो लिखो कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, आकर्षण का बल है या प्रतिकर्षण का। सिर्फ सुधांशु ने लिखा है एक आंसर इसमें। सुधांशु आप ही का पढ़ रहा हूं मैं, और कोई बच्चा? इसकी प्रकृति बताओ बेटा, प्रकृति। अब आया आंसर, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों समान आवेश हैं, सिमिलर चार्ज हैं, तो जो नेचर होगा प्रकृति वो तो होगी रिपल्सिव, वो तो होगी रिपल्सिव, यानी कि प्रतिकर्षण का बल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो फोर्स है उसका फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं के की टर्म्स में लिखूंगा, तो के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जिन बच्चों ने के में निकाला है उनके लिए आंसर लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा के इंटू 5 इंटू 2 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1। तो बेटा जिसका आंसर 10 के आया है बिल्कुल ठीक है। और जिन बच्चों ने के की वैल्यू लगाई है उनका आंसर है 9 इंटू 10 की पावर 10। उनका आंसर है 9 इंटू 10 की पावर 10, और यूनिट होगा न्यूटन। यूनिट होगा न्यूटन, क्योंकि फोर्स बल का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। नाउ इट इज करेक्ट। बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है, बढ़िया है। क्या हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर सकते हैं? क्या हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर सकते हैं? और अगर हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं तो बोर्ड की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनको अगर कूलम्स लॉ पता है तो उनको यह भी पता है कि जो फोर्स होता है, जो ये फोर्स होता है जिसको आप बल कहते हो, ये कौन सी क्वांटिटी, कौन सी राशि होती है? ये कौन सी क्वांटिटी, कौन सी राशि होती है? इसको हम वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि कहते हैं ना बेटा। इसको हम वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि कहते हैं। इसका मतलब कूलम का जो लॉ है, कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम, हम उसको सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम उसको सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर लिख सकते हैं तो सामने देखिएगा, अगली हेडिंग जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज, अगली हेडिंग जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो है कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठंडे दिमाग से देखते रहिएगा। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलाम का नियम सदिश रूप में, कूलाम का नियम सदिश रूप में। अब सदिश रूप है तो इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में क्या चीज होती है सर? डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। और अगर हम अपनी किताबों को देखें तो किताब में हमको इसको ग्राफ के हिसाब से समझाया जाता है, एक ग्राफ जैसा बनाया जाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। तो सर मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने ग्राफ बनाया, ये एक्स है, ये वाई है। ठंडे दिमाग से देखो, इसे आप लोग ओरिजिन, मूल बिंदु कहते हो। अगर यहां पे एक पॉइंट है, एक चार्ज है जिसको मैंने ए लिखा, और वो आवेश, वो चार्ज है Q1। यहां पर कहीं पर मैंने दूसरा पॉइंट लिखा B, और इस पे जो चार्ज है आवेश वो Q2। आपकी किताबों में है सर, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। हाँ, वैल्यूज ऊपर नीचे कर सकता हूं, पर जो समझाना है वो बिल्कुल ठीक ठाक होगा। अगर मैं इसको इससे जोड़ूं तो यहां से यहां तक कोई ना कोई तो आपके पास दूरी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होती है। तो क्या मेरे बच्चे मैं इसको अपनी तरफ से R1 मान लूं सर? क्योंकि सदिश है तो एरो लगाऊंगा, वेक्टर है तो एरो लगाऊंगा इसके ऊपर। ऐसे ही इसको इससे जोड़ता हूं मैं, तो ये मेरे पास कितना निकलेगा बेटा? R2। ये मेरे पास कितना निकलेगा? R2। और ये इन दोनों के बीच की दूरी है मेरे पास, ये इन दोनों के बीच की दूरी है। अब ध्यान से सुनना, वैसे तो मैथ्स आपकी मुझसे बेहतर है, पर फिर भी जो चीज समझा रहा हूं उसको ध्यान से देखो। अगर मैं यहां से इस तरफ गया, इस तरफ गया, मतलब A से B की तरफ गया, तो इसका मतलब है कि मैं R1 पोजीशन से R2 पोजीशन पे जा रहा हूं। मैं R1 पोजीशन से R2 पोजीशन पे जा रहा हूं। तो जब मैं R1 से R2 की तरफ जाऊंगा तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि मैं इसको लिखूंगा R21, मैं इसको लिखूंगा R21। हा या ना? गलत लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं? जल्दी बोलो बच्चा। अगर मैं 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा? R21 लिखूंगा या R12 लिखूंगा?
जल्दी बोलो, वेक्टर आपका मुझसे स्ट्रांग है, बताइए सर कमेंट में, चेक कर रहा हूं मैं आपका आंसर। सचिन ने R12 लिखा है, पीयूष ने R12 लिखा है, आदर्श बोल रहे हैं सही है। बढ़िया मेरे बच्चे, आपने कुछ ऑप्शंस लिखे, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा बताना चाहे जल्दी बोलो सर। चलिए मैं बोलता हूं सर, अगर आप यहां से यहां गए तो इसका मतलब वेक्टर में हम इसको क्या लिखते हैं, अंतिम स्थिति फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अंतिम स्थिति यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर मैं यहां से यहां गया और अगर मैं यहां से इधर आता हूं तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं R1 क्योंकि ये मेरी अंतिम पोजीशन फाइनल, माइनस R2। ऐसे ही तो कुछ करते हो बेटा, ऐसे ही तो कुछ करते हो। और जब मैं 2 से 1 की तरफ जाता हूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, और 1 से 2 की तरफ जाता हूं तो क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो बच्चा, जल्दी बोलो सर। अगर मैं 1 से 2 की तरफ जाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, और अगर मैं 2 से 1 की तरफ जाता हूं तो क्या लिखूंगा। ये दो ऑप्शन हैं आपके पास, बताएं सर, थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए, जल्दी बोलो बच्चा, फास्ट। मैं बोलूं सर, शुड आई? चलिए सर, जब मैं 1 से 2 की तरफ जाऊंगा तो मैं लिखूंगा R, जहां से जाऊंगा वो पहले, जहां से जाऊंगा वो पहले और जहां पर जाऊंगा वो बाद में। जहां से जाऊंगा वो पहले और जहां पे जाऊंगा वो बाद में, तो हम इसको लिखेंगे R12। तो इसका मतलब जब मैं A से B जाऊंगा तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इसका यूज करूंगा जिसे मैं R12 कहता हूं, जिसे मैं R12 कहता हूं। आर यू गेटिंग इट? और जब ये मैं इस तरीके से लिखूंगा तो मैं जब इसका फोर्स निकालूंगा, बल, ध्यान से देखिएगा, तो वो बल क्या होगा, उसे हम कहते हैं, क्योंकि यहां से यहां जाऊंगा तो इस पे जो बल फोर्स लगेगा वो होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इसे हम लोग कहते हैं बल दूसरे के ऊपर पहले के कारण, और इसको सदिश रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं R² लिख रहा हूं, पर इसको सदिश बनाने के लिए क्या मैं यहां पे R1 2 ऐसे लिख सकता हूं? दोबारा देख लीजिए, अगर मैं इसको दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, फोर्स बल निकालना है किस पे, दूसरे पे, किसकी वजह से, पहले की वजह से। तो ये वाला फॉर्मूला तो सेम जैसे पहले पढ़ा था, ठंडे दिमाग से सीखना। ये फॉर्मूला तो वैसे ही जैसे अभी हम लिख रहे थे, पर क्योंकि वेक्टर में कन्वर्ट करना है सदिश में, तो मैं यहां पर एक सदिश बनाऊंगा जिसे एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर कहते हो, और मैं उसे क्या लिखूंगा, 1 to 2, एक से दूसरे की तरफ जा रहा है और उसके ऊपर कैप, उसके ऊपर कैप। इसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर, इसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, एकांक सदिश। पिछले 2 3 4 सालों में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, पर इसका यह मतलब नहीं है कि यह नहीं आ सकता, तो यह आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और ऐसे ही अगर मैं इधर वाले बल को निकालूं, फोर्स को, तो बेटा मैं उसको F12 लिखूंगा, और वो मेरे पास क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहां पर Q1 Q2 अपॉन में R², और यहां लिखूंगा R21 का यूनिट वेक्टर। अगर हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये जो चीज है और ये जो चीज है, दोनों की डायरेक्शन, दिशा विपरीत है, पर मैग्नीट्यूड, मान जो है वो समान है। तो क्या मैं लिख सकता हूं F12 जो है वो माइनस ऑफ F21 के बराबर है? क्या मैं लिख सकता हूं कि F12 जो है वो F21 के माइनस के बराबर है? माइनस क्यों? क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है, दिशा उल्टी है। इतना अपने कॉपी में कहीं नोट कर लेना, बाद में किताब में वापस जब पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि मुझे ऐसी चीज पढ़नी है, मुझे ऐसी चीज पढ़नी है। प्लीज सर,
अगर ये कर लिया तो मैं आगे चलूं? बताएं सर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो मेरा बच्चा, फास्ट। चलिए सर, अगर बच्चों ने इतना कर लिया, वेक्टर फॉर्म मेरे पास आ गया, सदिश रूप आ गया, तो बच्चा पहला टॉपिक खत्म होने वाला है, कूलाम का नियम। अगर पहला टॉपिक खत्म होने वाला है तो ठंडे दिमाग से देखना, एक दो क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं आपसे अब, तो इसको मैं हटा रहा हूं, इससे थोड़ा सा आगे चलूंगा। और इस टॉपिक की लास्ट हेडिंग, इस टॉपिक की लास्ट हेडिंग कूलम्स लॉ की अपनी किताब से मैच करना, उसे हम लोग कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम लोग कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप बोलोगे इसको मैं यहां क्यों पढ़ा रहा हूं, ये तो गॉस में काम करेगा, गाउस के नियम में, गॉस लॉ में, पर दिया है यहां पर तो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ना है ना। तो अगर किताब में हमको शुरू में दिया है तो वही पढ़ लेते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आवेश वितरण बोलते हैं सर इसको, आवेश वितरण बोलते हैं इसको। और सब बच्चों को पता है कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आवेश का जो वितरण होता है, वो तीन तरह से किया जा सकता है, वो तीन तरह से किया जा सकता है, सामने आपकी नजर होनी चाहिए। पहला होता है बेटा लीनियर, पहला होता है लीनियर, हिंदी वाले बेटा आप लिखते हो रेखीय, पहला होता है लीनियर, हम इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हो? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो आपको ठीक लगे। इसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व, जो आपको सही लगे वो आप ध्यान रखना। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में हम लोग कहते हैं पृष्ठीय, हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा सुनो ध्यान से, तीसरा सुनो, जब हम किसी वस्तु में, किसी बॉडी में पूरे आयतन में, पूरे वॉल्यूम में डालते हैं तो उसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व। तीनों चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थ्री थिंग्स। इसके बाद अगली चीज, इसको हम डिनोट करते हैं लेम्डा से, इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से, इसको दर्शाया जाता है रो से, इसको लेम्डा, इसको सिग्मा, इसको रो से। और लेम्डा जो होता है वो लिखा जाता है क्यू बाय एल, लेम्डा जो है उसको लिखा जाता है क्यू बाय एल। अगर मुझे डिफाइन करना है, परिभाषित, तो बेटा मैं लिखूंगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, आवेश प्रति एकांक लंबाई। आपको यह ध्यान रखना है बेटा, आवेश प्रति एकांक लंबाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिग्मा को बेटा हम लोग कहते हैं क्यू बाय ए, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल। और रो को बेटा हम लोग कहते हैं Q अपॉन में V, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, आवेश प्रति एकांक आयतन, आवेश प्रति एकांक आयतन। क्लियर है बच्चा? क्या ये छोटी छोटी चीजें हम ध्यान रख पाएंगे? क्योंकि ये ध्यान रखोगे तो ये हमको कहां हेल्प करेगी, मदद करेगी, जब हम गाउस का नियम पढ़ेंगे, गॉस का लॉ पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग, वहां ये काम आएगा हमारे पास। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग इट? तो ये छोटी छोटी चीज और अपने दिमाग में रख लेना, ये छोटी छोटी चीज और अपने दिमाग में रख लेना। अब बच्चा, जब हम ट्यूशन में जाते हैं, ऑफलाइन क्लास में जाते हैं, तो पढ़ाने वाला आपको कुछ काम भी देता है। तो इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इट इज माय ड्यूटी कि बच्चों को कुछ काम दूं ताकि वो बच्चे घर में जाके उस चीज को ढूंढने की कोशिश करें। आर यू रेडी? क्या मैं आपको कुछ काम दे सकता हूं? प्लीज कमेंट में बताओ सर, क्या मैं आपको कुछ काम दे सकता हूं? जल्दी बोलो मेरा बच्चा, फास्ट। ठीक है पीयूष, छोटा सा काम दूंगा, ज्यादा मुश्किल काम नहीं दूंगा बेटा। मुकुल ध्यान से देखना, आपको मदद मिलेगी अपने बोर्ड की तैयारी करने के लिए। जो चीज आपने मुझे ढूंढ के बतानी है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चार्जेस जो होते हैं, आवेश, उनमें आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत एग्जाम में आने के चांस कम,
पर फिर भी मैं चाहता हूं कि बच्चों को पता होना चाहिए। सर जहां मैं बोल रहा हूं ना आने के चांस कम, तो उसका मतलब है कि मैं सच में बोल रहा हूं। आप चाहे मैच करवा लेना अपने पेपर्स को कि जो चीज आपको बोलूंगा कि कम चांस है तो वो कम ही आया होगा और कम ही आगे आएगा। तो इसीलिए खाली मजाक में मत लेना सर, क्योंकि मैं तो करके चले जाऊंगा। आप लोग अगर सुनेंगे तो भी बढ़िया, नहीं सुनेंगे तो भी बढ़िया, पर मैं नहीं चाहता कि आप अपना समय बर्बाद करें। इसलिए जिस चीज के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि कम है चांस तो कम रहेगा और ज्यादा है तो ज्यादा ही रहेगा, आपको यह ध्यान रखना है सर। तो आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा होमवर्क है कि चार्जेस के अंदर, आवेश के अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। अभी मुझे कमेंट करके मत बताइएगा। नेक्स्ट क्लास जो मंडे को है उसमें स्टार्टिंग में आपसे वापस यही पूछूंगा, तब जाके अगली हेडिंग स्टार्ट करूंगा सर, तब जाके अगली हेडिंग स्टार्ट करूंगा। आर यू गेटिंग इट? अगर ये आपने नोट कर लिया है तो अब आपके साथ 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन, 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन। आर यू रेडी? पीयूष कल नहीं होगी मेरा बच्चा, कल सैटरडे है ना सर, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस विल बी देयर। प्रेम मैंने आपको कहा था बाय ट्यूसडे यू विल बी गेटिंग दी नोट्स, क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर के लिए आपसे कल ही सॉरी मांग लिया था कि भाई मैं ट्यूसडे से पहले नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो ट्यूसडे को आपको, ट्यूसडे या मंडे किसी भी एक दिन आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें बेटा। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, देखना चाहता हूं कि बच्चों को कितना आता है कितना नहीं आता। पहला क्वेश्चन सुनिए, कमेंट मत लिखिए, सुनिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ये हाथ है, एक बॉडी, एक वस्तु है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है। क्लियर है? और ये हाथ जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है। जो सीधा हाथ है राइट हैंड, उस पे पॉजिटिव चार्ज है। जो लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ है उस पे कोई चार्ज नहीं है, अनावेशित है। दोनों हाथों में द्रव्यमान किसका ज्यादा? दोनों हाथों में द्रव्यमान किसका ज्यादा? दोनों हैंड्स में से मास किसका ज्यादा? जल्दी बोलिए, 30 सेकेंड का समय है बच्चों के पास। यू आर हैविंग 30 सेकेंड्स। फास्ट, मैं आपके कमेंट पे देख रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जल्दी बोलो बच्चा। एक के ऊपर धनात्मक, एक के ऊपर कुछ भी नहीं है। ज्यादा चार्ज किसके पास होगा? ज्यादा जो चार्ज है, आवेश किसके पास होगा? आवेश कह रहा हूं, द्रव्यमान, सॉरी, मास। अनुरुद्ध प्रताप राइट हैंड, फिर से चेक करो कंसेप्ट को, फिर से चेक करो। उज्जवल का आंसर ठीक है, अभिषेक आंसर ठीक है, चंद्रशेखर आंसर ठीक है। बच्चा सिंपल सा लॉजिक है। इसके ऊपर प्लस कब आया था? इसके ऊपर प्लस तब आया था जब इसने इलेक्ट्रॉन खोए थे, इसको इलेक्ट्रॉन की हानि हुई, और इलेक्ट्रॉन की हानि होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब है कुछ ना कुछ द्रव्यमान चला गया, कुछ ना कुछ मास लूज हो गया, तो इसका मास कम होगा। और दूसरा जो अनचार्ज्ड है उसके ऊपर तो सेम है, उसके ऊपर तो समान है, तो उसका मास ना कम होगा ना ज्यादा, पर इससे तो ज्यादा होगा ना, इसका तो कम हो गया। तो आंसर है अनचार्ज्ड बॉडी, अनावेशित वस्तु। सक्षम चार्ज वाले के पास नहीं होगा बेटा, ठीक करो। आदेश ठीक करो, पहले हाथ के ऊपर नहीं होगा, दूसरे के ऊपर होगा जिसके ऊपर चार्ज नहीं है। पहले हाथ के ऊपर चार्ज था, चार्ज वाले के ऊपर आपका जो द्रव्यमान है, मास, वो कम होगा क्योंकि पॉजिटिव है। अगर मैं नेगेटिव कहता तो ज्यादा होता, अगर मैं नेगेटिव कहता तो। क्लियर है बेटा? पहला क्वेश्चन क्लियर, पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा फिर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ठंडे दिमाग से सुनिएगा, बहुत ठंडे दिमाग से सुनिए। कई बार क्या होता है कि हम अचानक से किसी मेटल सरफेस को, बारिश के मौसम में खासकर, पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूं कि जो रेनी सीजन होता है उसमें कई बार अचानक से अगर हम किसी मेटल के सरफेस को, धात्विक पृष्ठ को हाथ लगाते हैं, उसको टच करते हैं, तो हमें झटका महसूस होता है, हमें एक जो करंट जैसा चार्ज होता है ना, झटका, वो महसूस होता है। क्यों होता है? जल्दी बोलो, क्यों होता है? अगर बारिश जैसे मौसम में, भारी मौसम बोला जाता है, हेवी इसको एनवायरनमेंट बोला जाता है, इसमें अगर किसी मेटल सरफेस को कई बार अचानक हम हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ पे झटका लगता है। जल्दी बोलो, जल्दी, फास्ट।
प्रेम राठौर नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा। पीयूष अर्थिंग नहीं होगा, ठीक करो इसको। और कोई बच्चा? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज, बहुत बढ़िया दीपेश। अर्थिंग नहीं होगा बिकॉज हैविंग ऑपोजिट चार्ज, नहीं मेरे बच्चे। ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिल्कुल सही, ध्यान से सुनो। बारिश के मौसम में आपके हवा के अंदर मॉइस्चर होता है, नमी होती है, और जो धात्विक पृष्ठ है वो उसके साथ घर्षण, फ्रिक्शन महसूस करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर आवेश, चार्ज डेवलप होता है, जिसकी वजह से उस पे आवेश, चार्ज डेवलप होता है। और जब आप उसको टच करते हो, जब आप उसको छूते हो, तो हमारा शरीर एक अच्छा चालक है। आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर। तो वो जो चार्ज है, आवेश, वो वहां से हमारे अंदर होते हुए पृथ्वी में जाएगा। तो इसका मतलब वो जो चार्ज हमारे अंदर आएगा, जब वो आवेश हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, तो हमें क्या लगेगा? झटका। हमें क्या लगेगा? झटका। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चा? क्या ये क्लियर है? कौन सा चार्ज? ये डजेंट मैटर कि कौन सा चार्ज मेरे बच्चे। सुधांशु, इट डजेंट मैटर वॉट एवर बी द चार्ज, चार्ज चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हम तो अनचार्ज हैं। सौरभ, रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनो। मेटल के सरफेस के ऊपर ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, क्योंकि एयर में मॉइस्चर होता है, सम चार्ज इज डेवलप्ड, कुछ आवेश उसके ऊपर उत्पन्न होता है। और व्हेन यू आर ट्राइंग टू टच इट, जब आप उसको छूने की कोशिश करते हो, तो हम अच्छे चालक हैं, वी आर गुड कंडक्टर्स, तो वो हमारे शरीर से नीचे की तरफ जाता है, पृथ्वी की तरफ, इसीलिए हमको झटका लगता है, इसीलिए हमको झटका लगता है। क्लियर है बेटा? अगर ये क्लियर है तो अगला क्वेश्चन, ये तो बोर्ड में आ रखा है, अगला क्वेश्चन बोर्ड में आ रखा है, ध्यान से सुनना। बड़े बड़े ऑयल के जो टैंकर्स होते हैं, जो ट्रक होते हैं जिसमें ऑयल को, पेट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है, या गैस के सिलेंडर को लेकर जाया जाता है, उनके पीछे से चेन, लोहे की चेन लटकी होती है, लोहे की चेन लटकी होती है। उसका रीजन बताओ, उसका रीजन बताओ। बिल्कुल मेरे बच्चे। दीपेश बिल्कुल सही, जल्दी बताओ। अब जो बड़े ट्रक होते हैं जिनमें तेल या जिनमें गैस के सिलेंडर जाते हैं, उनके पीछे से आप जो है लोहे की चेन क्यों लटकाते हैं? दीपेश अर्थिंग के लिए कह सकते हैं, अर्थिंग के लिए, पर बेसिक रीजन यह है कि जब हमारा ट्रक चलता है तो वो एयर के साथ, वायु के साथ घर्षण, फ्रिक्शन डेवलप करता है, और उसके ऊपर एक चार्ज, आवेश उत्पन्न होता है, और उस आवेश को, चार्ज को उसमें से हटाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो जो तेल या गैस है उसमें आग लगने के चांसेस हैं। तो उसको हटाने के लिए वो लोहे की चेन लगती है, और जितनी बार वो जमीन को छूती है उतनी बार आपको छोटी छोटी चिंगारियां नजर आती हैं, उतनी बार आपको छोटी छोटी चिंगारी नजर आती है, क्योंकि चार्ज जो है वो वहां से अर्थ में ट्रांसफर होता है, चार्ज वो वहां से अर्थ में ट्रांसफर होता है। तो क्या ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में अगर 1 नंबर में आएंगे तो बच्चा लोग कर लेंगे? 12वीं क्लास के हिसाब से पूछ रहा हूं बेटा, 12th क्लास के हिसाब से पूछ रहा हूं कि इफ दीज स्मॉल क्वेश्चंस अपीयर इन योर एग्जामिनेशन, विल यू बी एबल टू डू दिस? क्या हम कर पाएंगे? बहुत बढ़िया। विच प्रिवेंट्स फायर, जल्दी बोलो बच्चा। कर रहा हूं सर, न्यूमेरिकल। सचिन अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही है, कंसेप्चुअल के बाद। बिल्कुल सर, यस सर, वी विल। पीयूष, इट विल बी वेरी गुड इफ यू विल डू दीज क्वेश्चंस। अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप ही की किताब उठाया गया है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मेरे पास दो अल्फा पार्टिकल हैं जिनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है। दोबारा सुन लो, 2 अल्फा पार्टिकल हैं जिनके बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर है। तो बताइए कि उनके बीच में जो फोर्स डेवलप होगा, जो बल उत्पन्न होगा, वो कितना होगा? उनके बीच में जो फोर्स होगा, बल, वो कितना होगा? फास्ट बोलो बेटा, जल्दी बोलो बच्चा। 2 अल्फा कण हैं, उनके बीच में 1 मीटर की दूरी है। आपने बताना है कितना चार्ज डेवलप होगा। व्हाट विल बी द चार्ज डेवलप्ड, सॉरी चार्ज कह रहा हूं, फोर्स, कितना बल उत्पन्न होगा? चंद्रशेखर बिल्कुल ठीक, जो आप कह रहे हैं सही बोल रहे हैं, गलती से हो गया, आपको फोर्स निकालना है। 2 अल्फा पार्टिकल हैं बेटा, उनके बीच में 1 मीटर की दूरी है।
आपने बताना है कितना फोर्स डेवलप होगा। जल्दी बोलो बच्चा, कितना फोर्स डेवलप होगा। प्रेम का आंसर है 4 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 9, दैट मीन्स 36 बोल रहे हो शायद आप 36 बोल रहे हैं शायद। महेश का 1 न्यूटन, मुकुल का के एल्फा का स्क्वायर। मुकुल ये सबसे बढ़िया तरीका है बेटा, आंसर बताओ यार, ये तो सिंबल में लिख दिया, एक बार आंसर बोलो। उज्जवल के की टर्म्स में लिख सकते हो, पर इसके साथ एल्फा की वैल्यू तो लिखो बेटा, एल्फा की वैल्यू तो लिखो, मुझे आंसर चेक करना है। क्वांटिटी निकालनी है फोर्स की बेटा, चार्ज की नहीं निकालनी। सनी आर यू लिसनिंग? मैं पूछ रहा हूं फोर्स, मैं चार्ज नहीं पूछ रहा। जल्दी बोलो बेटा, फास्ट, जल्दी बोलो फास्ट। बोलो भाई, फास्ट फास्ट बोलो जल्दी से। सुधांशु का 3.2। चलो बच्चा, आप लोग कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, दोनों देखते हैं किसका सही होता है। फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। एफ का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो के को मैं के रख रहा हूं, Q1 एल्फा का चार्ज क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो क्या मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन और इसको 2 इलेक्ट्रॉन और इसको 1 का स्क्वायर लिखूं? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 के इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। अब आप कहोगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर। तो सर ये मेरा आंसर है, दिस इज माई आंसर, चेक कर सकते हो सर, दिस इज माई आंसर। क्योंकि अल्फा के ऊपर चार्ज जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अल्फा पे जो चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। सनी 9 इंटू 10 की पावर 9 नहीं होगा बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 9 नहीं होगा। इसको चेक करो, इसमें कहीं गलती है तो प्लीज बताएं मुझे, इसमें कहीं गलती है तो प्लीज बताओ बच्चा जी, वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर्स की। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग इट? जल्दी बोलो यार। ठीक है मेरा बच्चा, अगर ये यहां तक क्लियर है तो आप लोगों को फिर से वापस बोलता हुआ जा रहा हूं, कूलम्स लॉ तक हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास अगर आप तैयार होकर आना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं, इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। हम अगली क्लास में इस हेडिंग को स्टार्ट करेंगे। एक दिन पहले एडवांस में बताऊंगा कि अगली क्लास में क्या करना है। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। आज के लिए सर इतना ही, थैंक यू मेरे भाई। चलिए।